हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेजरिंग स्केल। तो मान लीजिए जैसे कोई ये स्केल है और सपोज दैट ये स्टील का बना हुआ है और इससे हम एक ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट किसी नॉन मेटल का बना हुआ है, सपोज दैट जैसे वुड का बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस वुड के ऑब्जेक्ट को जब हम स्केल से मेजर करेंगे तो जिस टेम्परेचर पर इस स्केल को बनाया गया होगा उस पर ये करेक्ट रीडिंग देगा। और उस टाइम इस वुड को मेजर करने पर जो रीडिंग हमको मिल रही होगी वो करेक्ट वाली रीडिंग, उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। ट्रू वैल्यू, ठीक, इसको शॉर्ट में ऐसे डिनोट करेंगे टीवी से, टी डॉट वी, ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब मान लीजिए ये जिस टेम्परेचर पर रीड कर रहा होगा उसको इनिशियल टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सपोज दैट टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं सराउंडिंग का, कम भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि जैसे समर का केस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, विंटर का केस हुआ तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो तब इस स्केल से जब हम इसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तब जितनी वैल्यू पहले मिल रही थी अब उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक, चेंज हो जाएगी रीडिंग। तो अब जो रीडिंग बाद में मिल रही होगी यानी फाइनल वाले टेम्परेचर पर, उस वाली रीडिंग को नाम देते हैं स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग, इसको शॉर्ट में एस डॉट आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये वाली जो रीडिंग होगी वो फाइनल टेम्परेचर पर होगी और ये वाली जो रीडिंग होगी वो इनिशियल टेम्परेचर पर होगी। ठीक, इनिशियल वाला टेम्परेचर जिस पर इस स्केल को बनाया गया है उस वाले टेम्परेचर को कैलिब्रेटेड टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, इसको कैलिब्रेटेड टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ट्रू वैल्यू है और जो स्केल रीडिंग है इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद कर लेना है। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो जैसे हमको ट्रू वैल्यू दे रखी हो और उसके बाद टेम्परेचर चेंज करके आपसे स्केल रीडिंग पूछी जाएगी तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके ओके बेटा, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक इसकी स्टील का स्केल दे रखा है हमको और ये कैलिब्रेट करता है 20 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये करेक्ट रीडिंग मेजर करता है। उसके बाद कहते हैं कि इट मेजर्स द लेंथ ऑफ ए रॉड 25 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो तब इस स्केल की रीडिंग 25 सेंटीमीटर मेजर होती है। अब उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द रियल लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि एक्चुअल लेंथ रॉड की कितनी थी ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं, मतलब हमको ट्रू वैल्यू निकालनी है। तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ट्रू वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। स्केल रीडिंग यानी कि 0 डिग्री फाइनल वाले टेम्परेचर पर जो मेजर हो रहा होगा वही है स्केल रीडिंग। 25 सेंटीमीटर दे रखी है तो 25 हो गया। 1 प्लस अल्फा, अल्फा ये दे रखा है स्टील का 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। टी फाइनल, फाइनल वाला टेम्परेचर 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल वाला टेम्परेचर 20। ठीक, रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आता है 24.9 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24.9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यानी कि ट्रू वैल्यू जो इसकी रही होगी यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर इस रॉड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी,
24.9 सेंटीमीटर मेजर हो रही होगी। बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कंपनसेटेड एक्सपेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है देखिए, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास दो रॉड्स दे रखी हैं अलग अलग मेटल की, इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2 दे रखी। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2 का है। ठीक है, दो रॉड्स दे रखी है इनको। अब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बराबर होगा? इसके बराबर, है ना। इनका जो डिफरेंस है डेल्टा एल, ये L2 माइनस L1 के बराबर होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहां का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दोनों कंडीशन में अगर इन रॉड्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर को चेंज करने पर चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये जो कंडीशन है ये कंपनसेटेड एक्सपेंशन कहलाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं कंपनसेटेड एक्सपेंशन। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कॉल्ड कंपनसेटेड एक्सपेंशन। ठीक, अब ये कंडीशन अचीव कैसे होती है वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख लें यहीं पर। ये कंडीशन मिलेगी कैसे, हाउ दिस पॉसिबल, पॉसिबल कैसे हो पाएगा? तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए कोई एक कंडीशन हम लोग कंसीडर कर ले यहां पर कि सपोज दैट टेम्परेचर बढ़ाते, इंक्रीज करते, तो अगर मान लीजिए पहली वाली रॉड की लेंथ डेल्टा L1 इंक्रीज करती है और दूसरी वाली रॉड की लेंथ डेल्टा L2 इंक्रीज करती है, तो अगर ये जितना बढ़ा है उतना ही इसमें भी बढ़ा है, अगर ऐसा हो जाए तो L2 माइनस L1 का जो डिफरेंस होगा वो वही रहेगा जो पहले था। बात समझ आ रही? इसका मतलब कि डेल्टा L1 की वैल्यू डेल्टा L2 के इक्वल होगी। इस कंडीशन डेल्टा L1 की वैल्यू क्या होगी? L1 α1 डेल्टा T और डेल्टा L2 की वैल्यू L2 α2 डेल्टा T के इक्वल होगी। डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो L1 α1 इज इक्वल टू L2 α2, यानी कि कह सकते हैं कि L इंटू अल्फा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी कि इन दोनों रॉड्स के लिए उनकी लंबाई और उनके कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होगा। यानी जितना इसका L1 α1 है और इसका जो L2 α2 है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट देखो यहां से कि L प्रोपोर्शनल टू 1/α है, यानी कि जिस मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होगा उसकी लेंथ कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कि L1 वाला जो या फिर L2 वाली जो हमको रॉड दे रखी है, अगर मान लीजिए वो स्टील की बनी हुई है ना, स्टील की बनी हुई है L2 वाली रॉड, और इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होगा, स्टील की बनी हुई होगी। तो दूसरी वाली रॉड L1 लेंथ वाली रॉड, यानी कि पहली वाली रॉड, ये कैसी हो सकती है? इससे ज्यादा कोएफिशिएंट वाली कोई भी हो सकती है, जैसे कॉपर की हो सकती है, ब्रास की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है। कॉपर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम हो सकता है। ठीक, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर दो मेटल हमको ऐसी दे रखी है कि अलग अलग हैं और उनके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमको दे रखे हैं, तो उनके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर कांस्टेंट है, तो फिर कंपनसेटेड एक्सपेंशन वाली कंडीशन यहां पर अचीव हो सकती है। क्लियर बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमको दो रॉड्स दे रखी हैं, एक की लंबाई L1 दूसरे की लंबाई L2 के इक्वल है। इसमें एक ब्रास की है और एक आयरन की है। ठीक, इन दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी हमको दे रखे हैं और कहते हैं इन दोनों की जो लेंथ का डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा L की वैल्यू वो 0.1 के इक्वल दे रखी। तो पूछ रहे हैं इन दोनों रॉड्स की लंबाई कितनी है।
L1 L2 इनका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होता है उसकी लंबाई कम होनी चाहिए, जिसका कम होता है उसकी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर देखो जो Fe है इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है, तो इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब L2 वाली रॉड जो है वो Fe की होनी चाहिए और जो L1 वाली रॉड है वो ब्रास की होनी चाहिए। ठीक, कितनी बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये L2 माइनस L1 हमको दे रखा है, यानी डिफरेंस इन दोनों रॉड्स का 0.1 के इक्वल। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन मिलेगी L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 से। तो यहां पर देखिए L1 अल्फा 1, L1 ये वाली रॉड है, अल्फा 1 यानी कि ब्रास, तो ब्रास का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.7 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू L2 दूसरी वाली इंटू Fe यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, 10 पावर -5 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। L1 बटे L2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12/17 या फिर यहां से लिख सकते हैं L1 की वैल्यू 12 L2/17 के इक्वल आ जाएगी। अब क्या करो, ये L1 की वैल्यू आ गई L2 के टर्म में, मान लो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, ये L1 की वैल्यू इसमें पुटअप कर देनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी L2 इज माइनस L1, L1 की जगह 12 L2/17 इक्वल टू 0.1। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, तो देखो ये आएगा 5 L2/17 इक्वल टू 0.1। तो यहां से L2 की वैल्यू आ जाएगी 1.7/5। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.34 मीटर, क्योंकि डिफरेंस मीटर में दे रखा है। तो L2 की वैल्यू ये आ गई और जैसे ही L2 आ गया यहां पर रख दो तो L1 निकल आएगा। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी L1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा L2 माइनस 0.1। तो L2 की वैल्यू दे रखी है 0.34, इसमें से 0.1 चला गया तो कितना बचेगा बेटा, 0.24 मीटर। ये आ गई L1 की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे L1 और L2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ कैविटी का। तो देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई ये प्लेट है और उसमें सपोज दैट ये कैविटी बनी हुई है, मतलब एक होल बना हुआ है, और उसके बाद हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं। तो जब डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन होगा तो ये इतनी बड़ी जो प्लेट है अब उसका साइज चेंज होकर के ऐसे बड़ा हो जाएगा। तो ये साइज बिल्कुल उसी तरीके से चेंज करता है जैसे कि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हम लोग करते हैं। हम लोग अपनी फोटो बनवाने के लिए जाते हैं स्टूडियो में, तो जब स्टूडियो वाले से कहते हैं कि हमारी इस फोटो की बड़ी फोटो बना दो, तो क्या होता है कि सब छोटी जो फोटो होती है उसकी वो बड़ी फोटो जब बनाता है तो उसमें सारी चीजें हम लोगों की बड़ी बड़ी हो जाती है। तो बस शेप और साइज बड़ा हो जाएगा और जो पिक्चर है वो वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। ठीक है, तो एक तरीके से जब एक्सपेंशन ऑफ कैविटी होता है, यानी कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो जो साइज चेंज होता है वो बिल्कुल उस तरीके से चेंज होता है जैसे फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हो जाता है। यानी कि कह सकते हो जस्ट लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। ठीक है, इसकी सारी डायमेंशन भी चेंज हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और जो यहां पर कैविटी बनी हुई है उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा। यहां पर साइज मान लो R1 का था, यहां पर रेडियस R2 का हो गया है, तो R2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1 होगी और ये डायमेंशंस जो है वो भी बढ़ जाएगी, ये वाली और ये वाली डायमेंशन भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सारी डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगी। बात समझ आई बेटा? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं जिनका साइज सेम है,
लेकिन एक सॉलिड है और दूसरा हॉलो है, रेडियस दोनों की सेम है, ठीक, दोनों मेटल्स के हैं, दोनों मेटल स्फीयर, एक सॉलिड एक हॉलो, ठीक। अब क्या करते हैं, इनका हम टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करते हैं दोनों का। तो अब इन दोनों के साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक, दोनों का साइज कैसा हो जाएगा। तो देखो जब डेल्टा टी टेम्परेचर राइज करेंगे तो दोनों के इनिशियल वॉल्यूम सेम है, तो जो चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू होगी डेल्टा वी, वो वी नॉट गामा डेल्टा टी के इक्वल होगी। अब चूंकि दोनों की मेटल सेम है, ये सेम मेटल के हैं, दोनों की मेटल सेम है तो इनका गामा सेम हो गया, इनिशियल रेडियस दोनों की सेम है तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम भी दोनों के सेम, और सेम टेम्परेचर दोनों का बढ़ा रहे हैं तो सेम वॉल्यूम भी दोनों का बढ़ेगा। तो सेम वॉल्यूम अगर दोनों का बढ़ेगा तो दोनों का जो साइज है वो एक जैसा बढ़ेगा, है ना, जितना रेडियस इसका हो जाएगा, मान लो आर डैश हो जाता है, उतना ही रेडियस इसका भी हो जाएगा आर डैश का, ठीक, बात समझ में आ रही है, आर डैश इसका भी आर डैश उसका भी, और लेकिन ये आर डैश ग्रेटर देन आर होगा, पहले वाले रेडियस से ज्यादा हो जाएगा, ठीक, बात समझ आ रही है। दोनों का जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो सेम इंक्रीज होगा क्योंकि साइज इनिशियल वाला दोनों का सेम है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम कहें कि नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर हम सेम हीट दें दोनों को, इफ सेम डेल्टा क्यू गिवन, अगर दोनों को सेम हीट हम दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। तो यहां से अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो डेल्टा क्यू अपॉन एम एस के इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर देखिए ये जो हीट दे रहे हैं वो सेम अमाउंट है दोनों को, और स्पेसिफिक हीट भी दोनों की सेम होगी क्योंकि मेटल भी सेम है, लेकिन ये वाला सॉलिड स्फीयर है, वो वाला हॉलो स्फीयर है, तो सॉलिड वाले का जो मास होगा वो ग्रेटर होगा, तो मास अगर इसका ग्रेटर हुआ तो इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो कम आएगा, इसका चेंज इन टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो हॉलो वाला स्फीयर होगा उसका मास कम है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ऑफ हॉलो इज ग्रेटर देन होगा डेल्टा टी ऑफ सॉलिड से। तो फिर एक्सपेंशन अब किसका ज्यादा होगा, अब हॉलो वाले का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, तो इस केस में हॉलो वाला जो है वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और जो सॉलिड वाला है वो कम एक्सपेंड करेगा, ठीक। मान लो इसका रेडियस r1 हो जाता है, इसका रेडियस r2 हो जाता है, तो r2 ग्रेटर देन r1। बात समझ आई बेटा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ओके।